हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। दौर चल रहा है इस समय खास मुलाकात का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े अंतराल के बाद ऐसा खास हुआ ना। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले, दिसंबर 2023 में। उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा इंतजार रहा, पर विदेश जाने से पहले आखिरकार मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में ऐतिहासिक रूप से सफल हो गए। ऐतिहासिक इसलिए कि 25 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ पाया। तो इस मंत्रिमंडल में एक चौंकाने वाला नाम रहा। बड़ा युवा चेहरा था, पहली बार का विधायक था, उस वर्ग से ताल्लुक रखता था जिसके संदर्भ में सामान्य जनधारणा है कि भाजपा को बहुत साथ नहीं मिलता। आप समझिए हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं गुरु खुशवंत साहेब की। गुरु खुशवंत साहेब भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल रहे जो विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बन पाए। विभाग भी उनको मिला है, कौशल उन्नयन, तकनीकी शिक्षा। तो किस कौशल से गुरु खुशवंत साहेब यहां तक पहुंचे जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो खुशवंत साहेब इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो खुशवंत साहब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास मुलाकात में, इस खास मौके पर। सबसे पहले तो आपको बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। तो बधाई जो हम दे रहे हैं, ये बधाई का क्षण आने पर कितना आप चौंके थे? मानकर चल रहे थे जब शिव कुमार डहरिया को हराए थे कि अपने को तो मंत्री पहली बार में बनना है, जब इतने मंत्री बन रहे थे पहली बार के, या अभी मौका लग गया तो चौंके कि इतनी लंबी कतार थी, वो अजय चंद्राकर, वो अमर अग्रवाल, वो पुन्नूलाल मोहले, और इनके बीच में गुरु खुशवंत साहेब, कब ज़्यादा चौंके? अब देखिए, ऐसी कोई सोच तो नहीं थी कि यहाँ तक ये पद मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा। हमारा तो उद्देश्य यही है कि जन सेवा करना है और लोगों के बीच जाके उनके हक अधिकार की बात करनी, क्योंकि अपना परिवार शुरू से ही जन सेवा से जुड़ा रहा है। और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश उपदेश है, उसको बचपन से ही, जब से हमने होश संभाला है, तब से उस संदेश उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। तो उसी के माध्यम से लगातार अपने पिताजी के साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा निरंतर दौरा रहा है। तो उसी कड़ी में ये राजनीति आई और राजनीति में जुड़ के तो वही जनसेवा ही कर रहे हैं। तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस लोगों को उनका हक अधिकार मिल जाए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, हमारा प्रदेश उन्नति विकास करे, हमारा समाज उन्नति विकास करे, ये हमारा एक ध्येय है। तो चेहरे मोहरे को आपके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी आप कॉलेज में पढ़ने वढ़ने के लिए भी जा सकते हो, पर जिस तरीके के चेहरे मोहरे के साथ में आप कॉलेज में पढ़ने जा सकते थे, उसके मंत्री हो गए भाई। अपने हमें कितना भरोसा करवा रहे हैं आप? देखिए, अब हमने तो कॉलेज पढ़ाई की है जी, कंप्लीट की है, और बिल्कुल युवाओं के साथ जुड़े रहे हैं। युवाओं के जो उनकी जो समस्या है उनको भी जानते हैं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को और एक युवा को कहीं ना कहीं एक आरंग से सबसे पहले एक जिम्मेदारी दी, विधानसभा का टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिखाया, उस पर हमने प्रयास किया कि अपना 100% दे, और 100% देकर प्रयास किया, और वहाँ से जीत भी हासिल हुई और जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। और आगे निरंतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, और फिर से अभी जिम्मेदारी मिली है, तो हमारा तो कर्तव्य है कि निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाएं। कर्तव्य तो ठीक है, पर आपके नाम के साथ में खुशवंत साहेब, खुशवंत के पीछे साहेब लिखा है, आगे गुरु लिखा है, तो हमें लगा कि भाई विभाग बटेंगे तो धर्म संस्कृति जैसे कोई विभाग खुशवंत साहेब के हिस्से में आएंगे। अब आपके हिस्से में तो विभाग दे दिया तकनीकी शिक्षा। गुरुजी का तकनीकी शिक्षा से क्या काम? कितना आप स्वयं में परेशान हो इस बात से कि मेरा टेक्निकल एजुकेशन से क्या लेना देना? देखिए, तकनीकी शिक्षा तो हमारे से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने खुद बीटेक किया है, बीटेक के बाद फिर एमटेक किया है, फिर अभी पीएचडी हमारा अपीयरिंग है, अभी चल रहा है। तो उस विभाग से जुड़े हुए, उस विभाग की पढ़ाई किए हुए हैं। तो निश्चित ही ये तो मेरे लिए बहुत, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसी विभाग माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिया है। तो मैं सबसे पहले तो उनको हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और निश्चित ही मैं इस जिम्मेदारी को पूरा अच्छे से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो हमारे युवा साथी जो टेक्निकल फील्ड में जो समस्याएं को वो जो झेलते हैं, उनको जो समस्याएं आती हैं, तो निश्चित में उसमें प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो सकें। तो खुशबू भाई, आपने जो बात बताई ना, उसके बाद में हमें थोड़ा इंटरव्यू की दिशा बदलनी पड़ेगी, बातचीत की दिशा बदलनी पड़ेगी। हम सोच रहे थे हमें किसी धर्माचार्य से बात करनी है जो साथ साथ राजनीति में भी हाथ पैर मार, और खुशवंत साहब बता रहे हैं कि वो तो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। तो थोड़ा
आपका इतिहास खंगालते हैं, थोड़ा बताओ तो सही, शुरुआत कहाँ से हुई आपके सार्वजनिक जीवन की, कहाँ से कहानी बनी? देखिए क्या है, जो हमारे पिताजी हैं जी वो तो लगातार सामाजिक कार्यों में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया हुआ है। लगातार समाज के बीच दौरा करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, और समाज के हक अधिकार के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा करने का काम उन्होंने। मैं थोड़ा सा रोकूंगा दर्शकों के लिए कि जो बार बार वो पिताजी पिताजी कह रहे हैं, वो दरअसल सतनाम समाज के धर्मगुरु सम्माननीय गुरु बालदास जी की बात कर रहे हैं। बड़ा सम्मानित नाम है छत्तीसगढ़ में। उनके चिरंजीव हैं गुरु खुशवंत साहब जी। तो जब एक धर्माचार्य के घर में जन्म लिए तो प्रवचन करते, उपदेश देते, इलोक में तो जो होगा सो होगा, परलोक सुधारेंगे, इसके संदर्भ में बताते। ये कहाँ आप सियासत में चले गए? निश्चित ही आप सही बोल रहे हैं, और हमारे जो पिताजी हैं निश्चित ही, और हम भी प्रयास कर ही रहे हैं। हमारे पापा लगातार धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया जी। और हमारे सारे जो भाई बहन हैं सबको शिक्षा, अच्छा से अच्छा शिक्षा मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की। और हम लोग को स्कूली शिक्षा भी उन्होंने अच्छा दिया, अच्छे स्कूल में उन्होंने एडमिशन कराया। उसके बाद फिर हम पढ़ने का इच्छा जाहिर, यहाँ रायपुर में ही या कहीं और? स्कूली शिक्षा हमारी तिल्दा में हुई, जो सेंचुरी सीमेंट बैकग्राउंड स्कूल है, वहाँ हमारी स्कूली शिक्षा हुई। उसके बाद फिर हमने AIEEE का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग शंकराचार्य भिलाई जुनवानी से किया वहाँ। और उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिर M.Tech, उसके आगे भी पापा ने कहा कि आगे भी पढ़ाई करो, अभी जब तक पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो करके। तो हमने फिर M.Tech भी ज्वाइन किया। और जब हमने M.Tech ज्वाइन किया और जब हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद हम जब घर आए तो निश्चित ही हम अपने पिताजी को देख रहे थे, लगातार वो समाज के बीच सक्रिय मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक मन किया कि किस प्रकार से वो दिन रात मेहनत करके समाज में जो बुराई फैली हुई है उसको दूर करने के लिए मेहनत करें। तो हमने सोचा कि हम भी उसमें अपना कहीं ना कहीं भागीदारी करें और उसमें मेहनत करें। तो फिर पिताजी के साथ लगातार धार्मिक कार्यक्रमों में जाना आना प्रारंभ किया, और उसी के साथ जुड़ते जुड़ते फिर एक आया कि निश्चित ही हमने देखा कि एक समस्या राजनीति की कहीं ना कहीं आड़े आती थी। जब हम सामाजिक कार्य करते थे, समाज के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करते थे, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक के माध्यम से जो हम उनको सहयोग कर सकते हैं, वो कमी हमको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर पिताजी का भी आदेश हुआ कि राजनीति में भी कहीं ना कहीं हम सबको रहना चाहिए। तो फिर उस अनुसार से फिर राजनीति में प्रवेश किया, और राजनीति के माध्यम से फिर अब समाज को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिला सके उसका प्रयास कर रहे हैं। पर जब इतना पढ़े लिख गए थे तो किसी अच्छी कंपनी में बढ़िया अफसर बनते, वहाँ के संदर्भ में काम करते, ये राजनीति में आने का क्या सूझा? और राजनीति में किस लिए आए? सेवा के संदर्भ में आए या राजनीति में ही असल जलवा है, उस जलवे के चक्कर में आए? देखिए, जलवा की तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं, गुरु फैमिली से आते हैं, तो वैसे ही सम्मान बहुत है। हमारा ध्येय, मैंने शुरू में ही कहा, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश उपदेश है उसको जन जन तक पहुंचाना। जिस प्रकार उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में लोगों को हक अधिकार दिलाने का प्रयास किया, वो हमारे आदर्श है, और उसी आदर्श को लेके हम चल रहे हैं, और उसी जन सेवा से जुड़ने के लिए इस राजनीति में आए हैं, ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक समाज, जो सरकार की जो योजना है, उनकी जो दुख है, समस्या है, उसको अपन दूर कर सके, इसलिए राजनीति में आए। और वही काम लगातार राजनीति में लाया कौन? जब गुरु परिवार का कोई शख्स राजनीति में आने की कोशिश कर रहा होगा तो पहले से जो मठाधी राजनीति पे जमे हुए हैं वो तो थरथरा गए होंगे। देखिए, कौन डर रहा है, कौन घबरा रहा है, इससे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारा ध्येय याद है, हमारा कर्तव्य याद है, और हमारे आदर्श। अरे वो तो ठीक है, पर उस समय की कहानी तो बताओ। जब आपने राजनीति में आने का मन बनाया तो किसने हाथ छुड़ाया और किसने उंगली को पकड़ा? हम इस बात की कोई चिंता ही नहीं करते कि कौन क्या कैसा। हमारे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो उनका मार्गदर्शन मेरे साथ था, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने राजनीति में कदम रखा, और उन्होंने ही मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में भिलाया। उन्होंने ही, जिस प्रकार हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी हैं, उनके 4 सुपुत्र थे, जिसमें से प्रथम जो थे वो अध्यात्म के गुरु थे, और जो द्वितीय थे गुरु बालक दास साहब, जिनको हम राजा गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने उस समय 1800 ईस्वी में राजा बनकर लोगों की सेवा की और हक अधिकार उनको दिलाया। तो उसी प्रकार से गुरु बालदास साहब जी का आशीर्वाद मुझे मिला, अपने पिताजी का आशीर्वाद मिला कि राजनीति में जाकर अपनी नीति और नियम चलाकर एक कहीं ना कहीं संत समाज का सेवा करें, उनके हक अधिकार उनको मिले, जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके उनको मिल सके। ठीक है खुशवंत साहब।
साहिब जी, पर आप बता नहीं रहे भाई। ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में आने का मन किया और कल मैंने फॉर्म भर दिया। राजनीति में जब आप दाखिल हुए तो कांग्रेस पार्टी को आपने मुकाम बनाया। दोनों चीज़ें जाननी है, कांग्रेस को क्यों बनाया और उस समय कांग्रेस में कौन मदद के लिए आगे आया, साथ देने के लिए आगे आया। थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट के तो देखिए। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं निश्चित ही, जो उस समय हमने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे मन में एक विचार आया कि सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है। तो कांग्रेस पार्टी हमको दिखाई दी और हमने सोचा कि कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हमारे पूर्वज भी और भी पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को विचार करते हुए हमने सोचा कि कांग्रेस पार्टी में जाकर लोगों की सेवा करें, उनके हक अधिकार को दिलाएं करके। लेकिन हम जब उस पार्टी में गए तो काफ़ी समय तक हमने प्रयास किया कि इनको नीति और नियम को हमने समझने का प्रयास किया और उसके माध्यम से जन सेवा करने का प्रयास किया। लेकिन देखा हमने किस प्रकार से भेदभाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी में चल रही है, किस प्रकार किसी एक वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है, किसी एक वर्ग को छोड़ दिया जा रहा है, किसी धर्म को सम्मान दिया जा रहा है, किसी धर्म को अपमान किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमने देखा और हमने देखा किस प्रकार हमारे जो समाज के जो बच्चे थे, क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं तो कहीं ना कहीं उस समाज को भी मैंने देखा कि उनके उन्नति विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं निकल रही थी। जो पिछले 5 साल सरकार की हम बात करते हैं तो उसमें समाज के विकास की बात कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो ये सारी चीज़ों से हम आहत थे और आहत होकर मैंने इस बात को उस फोरम में भी रखा। मैंने जब मैं अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय स्तर की वहां पे जब कार्यक्रम हुआ, बड़ी सभा हो रही थी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति विभाग के उसके कांग्रेस पार्टी के आए हुए थे, मैंने उनके सामने सारी बातों को रखा। लेकिन रखने के बावजूद भी कोई किसी प्रकार का कोई उसमें योजना नहीं बनी, समाज को उन्नति विकास के लिए कोई बात नहीं रखी। तब फिर मैंने कहीं ना कहीं जाकर फिर मैंने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, कि मैंने देखा उनका जो स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान, ये वही संदेश मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, क्योंकि इसका विचार ही राष्ट्र प्रथम देश प्रथम का विचार था। फिर इसमें ज्वाइन करके फिर आज मैं देख भी रहा हूं कि लगातार समाज का भी विकास हो रहा है, पूरा प्रदेश का भी और देश का भी। लगातार नए नए कीर्तिमान रचते हुए जा रहा है हमारा प्रदेश भी और देश भी। ये अपने एक कहावत है, वो कहावत है कि एक बयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो वैसी कहावत थी कि क्या कि एक पार्टी में 2 गुरु नहीं रह सकते। तो रुद्र गुरु जी ही कांग्रेस में पूरा कब्जा किए हुए थे, तो गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि अपन भाजपा में चलते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हम उस पार्टी में थे तो बड़े भैया हैं हमारे रुद्र गुरु जी, मैं उनके हर जन्मदिन में उनके पास जाता था उन्हें बधाई देने भी, और विभिन्न और भी आयोजन होते थे तो लगातार हमारी मुलाकात होती थी, बहुत सारी चर्चाएं भी होती थी। और गिरौदपुरी का जब मेला होता था तो भी हम लोग, जब पालो वहाँ चढ़ता है जैत खाम में, तो भी मैं वहाँ हमेशा उपस्थित रहा हूँ। तो एक आपसी जो परिवार का संबंध है वो हमेशा रहा है और आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार हमेशा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी अपनी। उनका भी वही उद्देश्य है और मेरा भी वही उद्देश्य है। मेरा वही तो कहना है, आपसी सौहार्द बना रहे, इसलिए दल अलग अलग कर लेना सुविधाजनक था, बजाय एक ही दल में एक दूसरे को प्रतिद्वंदी बन के रहना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपस में हम दोनों का, मैं उनका छोटा भाई हूँ और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन सदा मेरे को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और हम दोनों का एक ही ध्येय, बाबा जी का जो संदेश उपदेश है, तो ये बड़े भाई छोटे भाई का तो किस्सा पार्टियों को बड़ा भारी पड़ेगा भाई। भाजपा को तो लगेगा कि भाई रुद्र गुरु के खिलाफ जो व्यक्ति रहे उसके समर्थन में गुरु खुशवंत साहब रहे, गुरु खुशवंत साहब के खिलाफ जो कांग्रेस से रहेगा उसके संदर्भ में रुद्र गुरु जी से अपेक्षा रहेगी कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रहे, और दोनों भाई अपनापे में रहेंगे तो पार्टियों का क्या होगा। नहीं, देखिए, जो सही विचार है और जो सही विचारधारा है उनसे हमको जुड़ना है, और जिससे समाज का विकास हो सके, सर्व समाज का कल्याण हो सके, ऐसे विचारधारा के साथ हमको जुड़ के काम करना है और लोगों की उन्नति विकास का ऐसा काम हमको करना है। तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी में ये सारे काम हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में वो खुद भी जान रहे हैं हमारे बड़े भाई की किस प्रकार से अपेक्षा हुई है, क्योंकि वो स्वयं मंत्री रहे पिछले 5 साल और गिरौदपुरी लगातार वो जाते रहे। उनके पिताजी गिरौदपुरी मेला कमेटी के हमेशा अध्यक्ष रहे, लेकिन गिरौदपुरी धाम में पिछले 5 साल वो मंत्री रहे और 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन एक ईंटा वहां नहीं रखा गया, 1 रुपए का विकास कार्य नहीं किया गया। तो किस प्रकार से भेदभाव सतनामी समाज के साथ कांग्रेस पार्टी ने की, उससे वो वाकिफ है, तो उनको समझना है
और समझ के उनको भी कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टी में इस बात को रखना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने सभी मीटिंग में सार्वजनिक रूप से उस बातों को रखा था। उन्हें अपनी पार्टी में रखना चाहिए या छोटे भाई होने के नाते गुरु कुशल साहब को, रुद्र गुरु जी को भी भाजपा में लाने की कोशिश करना चाहिए? कोई इरादा विरादा है? नए नए लोगों को जोड़ने के लिए निकले ना, रुद्र गुरु जी का भाजपा में कोई भविष्य देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और सबका अपना अपना स्थान है और उनका स्वागत है, इसमें आ सकते हैं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व वगैरह से और प्रदेश नेतृत्व से मैं जरूर चर्चा करूंगा कि अगर वो आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे और जैसा ऊपर वालों का निर्देश होगा तो उनको जरूर प्रवेश करेंगे। पहले किससे चर्चा करेंगे? पहले बड़े भाई से चर्चा करेंगे या पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे? देखिए, उनसे भी चर्चा करेंगे, बड़े भाई से भी चर्चा करेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, मेरे प्रदेश नेतृत्व में उनसे भी बात करें, क्योंकि उनका सबका एक ही विचार है कि जितने ज्यादा लोग हमारे विचारधारा से जुड़ सके उतना ही मजबूत हमारी पार्टी भी होगी और उतनी ही मजबूत हमारा देश भी होगा। तो इसलिए जरूरी है कि सारे के सारे लोग जुड़े इस पार्टी से, तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब थोड़ा नई सरकार के विषय में बात कर लेते हैं जिसमें आप विधायक चुने गए। उस दिन कितने मायूस हुए थे जब पहली बार विष्णुदेव साय सरकार शपथ ले रही थी? उसमें कई नए चेहरे थे, नए चेहरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे। पहली बार के विधायक हैं, सीधे डिप्टी सीएम हो गए और इतने बड़े धर्माचार्य और उन धर्माचार्य का इतना विद्वान बेटा वो दर्शक दीर्घा में बैठा रहा। कैसी गुजरी थी उस समय? देखिए, हम तो पहले ही बहुत बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि हमको पहली बार टिकट मिला और पहली बार टिकट में वो भी आरंग से कहीं ना कहीं सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मायूस नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक क्षेत्र से सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का नाम आया तो और ज़्यादा उत्साहित हुए। दोनों डिप्टी सीएम का जब नाम आया तो निश्चित ही दोनों बहुत ही अनुभवी हैं। निश्चित ही आपने जरूर कहा कि वो प्रथम बार के विधायक, लेकिन हमारे प्रदेश संगठन में प्रदेश महामंत्री थे वो और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए निरंतर वो मेहनत भी कर रहे थे। और हमारे प्रवेश करने से पहले वो मुझसे, मेरे साथ भी वो कहीं ना कहीं उनके साथ मेरी अच्छी संबंध है, बढ़िया। उन्होंने मेरे पास आए भी थे कि हाँ, आपका इस पार्टी में आएंगे तो और अच्छा होगा करके। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वैचारिक था और वो मुझे एक भाई की तरह प्रेम भी करते हैं। तो और बहुत खुशी हुई कि जो मैंने देखा मंत्रिमंडल में इतने नए चेहरों को मौका मिल रहा है, फिर इतने अनुभवी लोगों को भी मौका मिल रहा है, तो बहुत उत्साहित थे, हम खुश थे कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, दोनों उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में लगातार काम करेंगे। जो दूसरी पार्टी में हैं उनसे भी आपके संबंध अच्छे रहते हैं, अपनी पार्टी में जो हैं उनसे भी सारे संबंध अच्छे रहते हैं, या अच्छे का खेल क्या है भाई? देखिए, संबंध व्यवहार अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, हमको अपने विचारधारा पे चलना है, विचारधारा को हमको कभी नहीं बदलना है। हाँ, लेकिन ये है कि पारिवारिक और दोस्त यार, भाई बहन, ये सब अपना व्यवहार तो चलता रहेगा। एक शिव कुमार डहरिया जी से कैसे संबंध है आपके? उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है, ऐसा कोई खराब संबंध नहीं है हमारा। बहुत अच्छे वाले मंत्री और विधायक को पूर्व विधायक कर दिए, कैसे अच्छे संबंध है भाई आपके? देखिए, ये राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। जिस राजनीतिक विचारधारा में हम, वो दूसरे विचारधारा से जुड़े हैं और हम दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अरे आप तो उसी विचारधारा में थे, अच्छे वाले विधायक को पूर्व विधायक कर दिए विचारधारा के नाम पर बदल कर दल। नहीं, हमने बताया ना कि वो विचारधारा किस प्रकार का है, किस प्रकार भेदभाव का नीति नियम लेकर वो लोग चलते हैं, मैंने आपको बताया। मैं तो यही एक उदाहरण भी देता हूँ हमेशा। जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी सभी जगह मैं इस बात को बोलता था कि अंग्रेजी शासन यहाँ जब हुकूमत करता था इस भारत देश में, तो वो फूट डालो और राज करो के नीति नियम से चलते। वही नीति नियम मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। तो वो नीति नियम से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस नीति नियम को खत्म करके सबका साथ और सबका विकास जो नीति आई है उसमें हम सबको जुड़ना चाहिए। तो उस नीति में अपन आए हैं और उस नीति के साथ हम चल रहे हैं, उस विचारधारा के साथ चल रहे हैं। एक सामान्य जनधारणा है खुशबू भाई, और जनधारणा ये कि जो आपका समाज है ना, उसका भाजपा पर बहुत भरोसा नहीं बनता। जब सीटें भी देखते हैं, जो सतनाम समाज बहुल सीटें हैं या अनुसूचित जाति वर्ग के प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें भाजपा की जीत के आंकड़े उतने आकर्षक, उतने लुभावने नहीं होते जो बाकी सीटों के संदर्भ में दिखता है। क्या कारण है आपके समाज में भाजपा को लेकर ऐसा विश्वास क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और आपको मालूम भी होगा कि पहले एक ऐसा समय भी आया है जिसमें 9-9 सीट, एससी की 9-9 सीट भाजपा की झोली में आए हैं। 9-9 सीट मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जीती भी है। और सिर्फ सतनामी समाज 10 सीट में सीमित नहीं है।
लगभग 52 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुलता है, और कम से कम 25 से 30 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा बहुलता है हमारे समाज की, जो लगातार कहीं ना कहीं डिसाइडर वोटर होते हैं अपने विधानसभा में, तो भाजपा को सपोर्ट करती है, तभी कहीं ना कहीं जाके भाजपा की सरकार बनते आई है। तो समाज लगातार विकास को देखती है कि कौन समाज का विकास कर रहा है, कौन किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा है। इसको देखकर कहीं ना कहीं समाज हमारा जुड़ा हुआ है, तो भाजपा से जुड़ी है, और जुड़ी है तभी आज सरकार भी बन रही है। कुशवाहा साहब जी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि गुरु खुशवंत साहब को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मंत्रिमंडल में स्थान इसलिए मिला है कि ये एक समाज, एक वर्ग ऐसा है जिसमें भाजपा के प्रति भरोसा जागना चाहिए। गुरु खुशवंत साहब से भाजपा को बड़ी उम्मीदें हैं। खुशवंत साहब तो कह रहे हैं पहले ही जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, और ज्यादा जोड़ना है हमको। समाज जुड़ा हुआ भाजपा से है जी, लेकिन हमको और ज्यादा जोड़ना है, क्योंकि अगर हमको देश के लिए उन्नति विकास के लिए काम करना है, अपने प्रदेश को अगर विकसित प्रदेश बनाना है, तो निश्चित ही सर्व समाज जब अच्छे से जुड़ेगा पार्टी के साथ, तो निश्चित ही बहुत तेज गति के साथ विकास होगा। तो निश्चित ही मुझे जिम्मेदारी जो मिली है, तो निश्चित उस समाज को मैं बहुत अच्छे से जोड़ूंगा। समाज जुड़ने को भी तैयार है, क्योंकि लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 19 महीने में लगातार समाज की जो भी मांग आई है उसको अक्षर सा पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। पिछले 5 साल में जो गिरौदपुरी धाम है, हमारा भंडारपुरी धाम है, या अन्य और धार्मिक स्थल है जिनके लिए 1 रुपए नहीं दिया गया, आज करोड़ों रुपए लगातार पैसे मिल रहे हैं समाज के लिए। तो समाज में एक विश्वास जागा है और समाज निरंतर लगातार जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर विभाग तोड़कर सीधे आपके हवाले क्यों किया गया? पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ है कि अनुसूचित जाति विभाग अलग से गठित हुआ और उसकी कमान सम्मान्य गुरु खुशवंत साहब के हिस्से में आई है। वो अजीत जोगी जी के संदर्भ में जिक्र करता है, अजीत जोगी जी को बड़ा भाता था, उनको पूर्व मुख्यमंत्री नहीं भाता था। उन्हें लगता था कि उनको जो है प्रथम मुख्यमंत्री कह के संबोधित किया जाए। गुरु खुशवंत साहब ने भी इतिहास रच दिया है। आप छत्तीसगढ़ के प्रथम अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री हैं। देखिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेष फोकस है अनुसूचित जाति समाज पे, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 5 साल में भेदभाव की राजनीति समाज के साथ चली है, तो वो चाहते हैं कि जो पिछले 5 साल पूरे विकास रुक गए थे, तो आने वाले समय में बहुत तीव्र गति से विकास हो और समाज विभाग एक अलग से हो, ताकि पूरा फोकस रहे कि समाज में किस प्रकार से विकास हो सकता है, क्या संभावना है, वो अच्छे से हो सके। इसलिए कहीं ना कहीं जब अनुसूचित जाति के बेटे को जब इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो कहीं ना कहीं वो विभाग की जिम्मेदारी हमको दी गई, ताकि हम उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, उनके बीच रहने वाले हैं। क्या जरूरतें हैं आपके समाज की? बहुत सारी जरूरतें हैं, क्योंकि समाज चाहता है कि क्षेत्र में तो विकास हो, जहां वो रहते हैं वो उसका विकास तो हो ही हो, इसके अलावा शैक्षणिक स्तर में भी उनके विकास हो, शिक्षा के स्तर में उनका विकास हो। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो SC ST के हॉस्टल्स हैं उनको भी दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम इन 19 महीनों में बहुत सारे किए हैं। सीटों की जो बढ़ोतरी करनी थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। कुछ बच्चे हमारे पायलट बनना चाहते हैं, तो आर्थिक कहीं ना कहीं कमी होने के कारण नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए आर्थिक के लिए अनुदान देने का भी काम उन्होंने किया। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी अगर समस्या होती है तो उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग की व्यवस्था उनके लिए स्पेशल की जाएगी, ताकि वो बढ़ सके। ऐसे जितनी भी मांगे हैं, कुछ तो वो कर चुके, तो आप खुशवंत साहब बन के मंत्री क्या करेंगे? आप बता रहे हो ये भी हो चुका है, ये भी कह चुके, ये भी कर चुके, तो आपके पास में क्या बचा है? देखिए, सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। हमको प्रयास उनका साथ देना है, उनका सहयोग उनके साथ रहना है, और सारे कामों को मॉनिटर करके उनकी जो योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास हम सबको करना है। अच्छा, एक बात बताओ, आप हर मामले में विष्णुदेव साय जी को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा मौका दिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। पर भाजपा के विषय में हमारी जानकारी कहते हैं कि ये सत्ता आधारित पार्टी नहीं है, संगठन आधारित पार्टी है। ये किरण सिंह देव नाम के शख्स को जानते हैं क्या? प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी भी कोई भूमिका है कि नहीं है, या वो किसी गिनती में नहीं है? पूरी भूमिका है, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही हम सब आज आपके मंत्री बनने में उनकी भी कोई भूमिका या सब कुछ विष्णुदेव साय जी की जब मेरा? नहीं, पूरे मैंने शुरू में ही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने हृदय से आभार किया। साथ ही साथ मैंने कहा हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व, सभी का मैंने हृदय से आभार किया और सभी का धन्यवाद किया, क्योंकि विशेष मार्गदर्शन मुझे मिलता है। और किरण सिंह देव जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुझे अपने छोटे भाई की तरह हमेशा प्रेम करते हैं और मुझे हमेशा हर
कार्यक्रम में ले जाते भी हैं और मुझे लगातार कंटिन्यू मेरी उनसे बात होती भी रहती है और मैं उनसे जुड़ा भी हूं, लगातार मार्गदर्शन करते हैं और लगातार मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास वो कर रहे हैं ताकि समाज का उन्नति विकास हो सके, प्रदेश का उन्नति विकास हो सके। तो प्रदेश संगठन लगातार उनके साथ हूं मैं और उनके नेतृत्व में ही मैं काम कर रहा हूं। ये आप 5 साल की कांग्रेस की सरकार को बहुत कोस रहे हैं, पर अभी परसों ही रविंद्र चौबे, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि प्रदेश चाहता है कि भूपेश बघेल एक बार फिर सरकार का नेतृत्व करें, पार्टी का नेतृत्व करें। क्या कहते हैं आप? देखिए, भूपेश बघेल जी पिछले 5 साल जब सरकार में रहे तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ का बंटाधार हुआ है ये सब पूरा प्रदेश की हर एक जनता जान चुकी है। विशेषकर मैं युवा हूं तो युवाओं की ही बात करूंगा, किस प्रकार युवाओं के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसा कहा कि वो फूट डालो राज करो के नीति नियम में चलती है और वही नीति नियम भूपेश बघेल जी भी उसी में काम करते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं उनके सहयोगी रहे, अब वो सहयोगी रहे उस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर से वो बने तो फिर से उनको मौका मिले, क्योंकि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो चहेते हैं उन्हीं को ही कहीं ना कहीं महत्व मिलता है। जो नए चेहरे युवा साथी उन लोग को कभी उसमें महत्व नहीं मिलता है। तो यही उन लोग की सोच होगी और इसी के लिए वो चाह रहे होंगे। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है, अब दोबारा मौका देने वाली नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ी है और हमेशा अब आने वाले समय में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। अच्छा, मंत्री बन के तो आप बहुत खुश हुए, पर विभाग बंटने के बाद कितने मायूस हुए? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया गया, इसी से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो टिकट मिला था तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी, लोगों को जरूर लगता होगा कि ये विभाग बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, युवाओं से जुड़ा हुआ विभाग है, तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्निकल से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप आज का समय जो देख रहे हैं पूरा टेक्निकल का जमाना है, जनरेशन वही चल रहा है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो निश्चित ही मैं इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाने वाला हूं। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कौशल विकास है, जिसके माध्यम से हमारे युवा साथियों को हम सबको कौशल सिखाना है ताकि वो स्वयं का रोजगार भी कर सके। और टेक्निकल के माध्यम से आप देख रहे हैं आईटी हब भी हमारा नया रायपुर बनने वाला है, तो निश्चित ही युवाओं के लिए बहुत अवसर आने वाला है। बहुत बड़ा विभाग है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये विभाग उन्होंने दिया है। चलिए, तो अब आखिरी बात पर आते हैं। खुशवंत भाई, आप तो बहुत खुश हैं, बहुत आभारी भी हैं, पर इस भार को वहन करने की अभिलाषा के साथ आपके कई वरिष्ठ मौजूद थे, आधे तो उनमें से शपथ ग्रहण में आए भी नहीं। उनसे कैसे मिल रहे हैं? देखिए, उन्हें कैसे संभाल रहे हैं? सभी का मुझे धन्यवाद, बधाई देने, सभी ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी। बहुत सारे वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे बहुत सारे सीनियर विधायक वहाँ पर उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को मौका देती है, नए चेहरों को मौका देती है और सबको मौका देती है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि सबको, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, तो सबका एक सौहार्दपूर्ण तरीके से काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के माध्यम से काम, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, प्रदेश को मजबूत करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के हमारी ये विस्तार से बातचीत हुई विष्णुदेव साय सरकार के नवनियुक्त मंत्री गुरु खुशवंत साहब से। गुरु खुशवंत साहब बहुत खुश हैं, 3 कारणों से खुश हैं। एक तो अपने इस निर्णय की सार्थकता से खुश हैं कि वो सही समय पर कांग्रेस से मुक्ति लेकर भाजपा का हिस्सा हुए, वो सही पार्टी में आ गए, ये अनुभूति उनको आती है। दूसरी अनुभूति उनको इस संदर्भ में आ रही है कि समाज का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और ये जिम्मेदारी के साथ में वो उस विश्वास को और प्रगाढ़ करेंगे। और तीसरा, वो इस बात से भी बड़े खुश हैं कि जो उनकी पढ़ाई रही, टेक्निकल एजुकेशन की, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और उनको विभाग भी तकनीकी शिक्षा मिला, तो कुछ बेहतर कर दिखाने का अवसर उनके हिस्से में आया है। खुशवंत साहब को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका कि इतनी व्यस्तता के बीच जब हजारों लोग आपके घर पर रोज पहुंच रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो आने के लिए समय निकाले, आपका वाकई आभार। तो आज की खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे याद, सादर प्रणाम।